नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे प्यारे बच्चे एकदम मस्त बेहतरीन होंगे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं आप सभी। अतुल, आशु, कृष्णा, प्रशांत, विराट, भूपेंद्र, अशोक, अभिमन्यु, पंकज, आकाश, नितेश। लड़कियां कम दिख रही है भाई, लड़कियां नहीं है क्या क्लास में? लड़कियों एक बार कमेंट करो सभी। गर्ल्स कम है। शिवांग, नितेश, उमेश, कोमल, बहुत बढ़िया। मनोज, वर्दी लवर, हर्षित, सोनम, पूजा, अंकित, प्रीति, विवेक, बहुत ही बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आज हिंदी की पहली क्लास में। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, है ना। पहली क्लास है आप लोगों की हिंदी की। एक बार सभी बच्चे जो है अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे, फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा होगा कि आज जो हमारी पहली क्लास रहने वाली है, इसमें सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। सिलेबस को जब हम समझ जाएंगे तो तभी हम जो 95 से ज़्यादा कैसे एग्जाम में स्कोर कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें या आपके स्कूल एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी में उसका सिलेबस जो है वो हमेशा आपको रास्ता दिखाता रहता है कि ऐसे ऐसे आपको चलना है। अगर सिलेबस को आपने समझ लिया तो आधा काम तो आपका यही हो गया, ठीक है। अब जो आपकी हिंदी का सिलेबस है, हिंदी जो है आपकी यूपी बोर्ड में जो हिंदी है आपकी, ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी है ना। हिंदी जो है आपकी ये एक है आपकी सामान्य हिंदी, एक है आपकी सामान्य हिंदी और एक आपकी साहित्यिक हिंदी। हिंदी बेटा एक ही होती है ना। अब यहाँ पर सामान्य और साहित्यिक कहने से मतलब है कि साहित्यिक हिंदी में थोड़ी चीजें गहराई से पूछ लेता है। जैसे अगर आपको कोई पद्य दिया होगा तो उसमें आपको पद्य में अलंकार, रस, छंद वगैरह थोड़ा डिटेल में गहराई से आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जबकि सामान्य हिंदी वाले अगर उसको ऊपरी सतह को भी पढ़ते हैं तब उनका काम चल जाता है ना। तो सामान्य हिंदी किसको पढ़नी है? सामान्य हिंदी जो आपके कॉमर्स या साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। जबकि कला वर्ग के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे आपकी साहित्यिक हिंदी को पढ़ते हैं, ठीक है। और वेटेज कितना रहता है हिंदी का आपको पता ही है, 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, है ना। और हिंदी में ऐसा नहीं है कि आप में से कोई बच्चा फेल होगा। ऐसा है क्या कोई जो जिसको लगता है कि मैं हिंदी अगर नहीं पढ़ूंगा तो हिंदी में फेल हो जाऊंगा? ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप में से अगर कोई भी बच्चा पूरे साल हिंदी नहीं पढ़ता ना, तब भी आराम से 60-70 नंबर तो ले ही आता है ना। 50 से ऊपर सबके नंबर हिंदी में आते हैं। तो यहाँ हिंदी की क्लासेस देने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको हिंदी में पास कराना चाहते हैं। यहाँ अगर हम आपको हिंदी की क्लासेस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि आप में से हर बच्चा हिंदी विषय में आपके 95+ स्कोर करे। क्यों? क्योंकि वो आपकी ओवरऑल जो है परसेंटेज को बढ़ा देगा, ठीक है। अब एक बात बताइए कि हम खुद गलतियां करके सीखना ज्यादा बेहतर है कि हम खुद गलतियां करके सीखें या हम सामने दूसरे लोगों की गलतियों से सीख लें? बताइए क्या बेहतर है? हम खुद गलतियां करके सीखें ये अच्छा है या हम दूसरों की गलतियों से ही सीख लें ये बेहतर है? बताएंगे अभिषेक, अरुण, ज्योति, नितेश, बहुत बच्चे आ चुके हैं क्लास में, बहुत ही बढ़िया। क्या बेहतर है? बेहतर है कि हम दूसरों की गलतियों से ही सीख लें, है ना। हम खुद गलतियां ना करें, हम दूसरों की गलतियों से ही सीख लें, वही समझदार इंसान होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो गलती जो मैंने करी थी, है ना। 12th क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपसे 12th क्लास के मार्क्स कोई भी सबसे पहले पूछता है कि आपके 12वीं कक्षा में जो है कितनी परसेंटेज बनी थी, और वहीं से जो है आपके लेवल का आइडिया जो है दूसरा इंसान लगा लेता है। तो मानते हैं कि अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है 12th क्लास, है ना। तो इसमें परसेंटेज मैटर करती है, ठीक। तो अब मेरी गलती क्या रही कि 12th क्लास में मैं थोड़ा साइंस विषय से थी
और मेरी रुचि रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में ज्यादा थी, यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री मुझे पसंद था। तो पूरे साल मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और हिंदी तो खोल के ही नहीं देखी। जहां केमिस्ट्री में मेरी पूरे साल में 4 से 5 नोटबुक पूरी खत्म हो गई थी, तो हिंदी में मैंने शुरुआत ही नहीं करी थी लिखने की, 1-2 चैप्टर लिखे थे बस। न स्कूल में कभी कुछ पढ़ाई पे ध्यान दिया हिंदी में, और ना ही आपके अलग से कुछ पढ़ा। तो एग्जाम में क्या हुआ, केमिस्ट्री और बायो जो आप मैंने पूरे साल पढ़े हैं, इसमें तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, है ना, 80+ स्कोर किया। लेकिन ये हिंदी जो है, इस हिंदी में कम स्कोर करने के कारण मेरी पूरी परसेंटेज जो है आपकी खराब हो गई। ठीक है, हिंदी में मेरे 50-60 नंबर, 60 नंबर तक बने थे मेरे हिंदी में। तो समझ रहे हैं आप कि हिंदी में 60 नंबर, जिसको पूरे साल नहीं पढ़ करके मैं 60 नंबर लेके आई थी, और बाकी सब्जेक्ट में मैंने पूरे साल पढ़ा, तब जाकर मैं 80 to 90 इतना स्कोर कर पाई हूँ पूरे साल पढ़ने के बाद, जिसमें मैं 80-90 नंबर लेके आई, और जिसको मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसमें 60 नंबर लेके आई। तो मैंने गलती क्या करी कि जिसको मुझे थोड़ा बहुत ध्यान दे देती मैं इस पे, अगर इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा भी मैं पढ़ लेती, तो इसमें मेरे आराम से जो है आपके 90+ नंबर आ सकते थे। तो ये गलती मैंने करी, इसकी वजह से मेरा परसेंटेज नीचे गया। और जब परसेंटेज आपका नीचे जाता है तो आपको पता है कि अच्छे कॉलेजेस में हमें एडमिशन नहीं मिलता। मुझे एडमिशन लेना था DU में, और DU की कट ऑफ आप सभी को पता होगा 95+ जो है वहां की कट ऑफ रहती है। और कोई आपसे नहीं पूछता कि आपके इस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, दूसरे सब्जेक्ट में बायो में कितने नंबर हैं, या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें कितने नंबर हैं, कोई नहीं पूछता। आपसे ओवरऑल परसेंटेज पूछी जाती है, और जब आपके पास ओवरऑल परसेंटेज अच्छी नहीं होती तो आपको जो है एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में लेने में प्रॉब्लम आगे होती है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी ही गलती से आपको सीख लेना है। मेरी ही तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलती करते हैं, यानी जो आपके आसान सब्जेक्ट हैं उनको नहीं पढ़ते, बस एक ही सब्जेक्ट जो उनको पसंद है या जो उनको डिफिकल्ट लगते हैं उसी को पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं। चलिए, उसमें आप अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन अगर आसान सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो परसेंटेज है वो नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं दोहरानी। अब हम समझते हैं कि जब मैं कह रही हूं कि हम हिंदी में आपके 95+ स्कोर का टारगेट है, मैं चाहती हूं कि आप में से हर बच्चा जो है 95+ मार्क्स लेके आए। तो ये कैसे लेके आएंगे हम, ये समझेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे, सिलेबस समझेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे और क्या पैटर्न आपका एग्जाम का रहने वाला है। तो आपका सिलेबस के परिचय में जो सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। सबसे पहली बात तो हिंदी जो है आपकी 10वीं शताब्दी के बाद की जो है अन्य भाषाओं से विकसित हुई है। हिंदी जो वर्तमान में हम हिंदी देखते हैं, इसकी जननी कहीं ना कहीं संस्कृत है ना। संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसी से फिर पाली प्राकृत, इसका भाषा जो है निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो इससे आपकी पाली प्राकृत भाषाएं, है ना, फिर अभ्रंश, अवहट, और फिर जाकर के कहीं आपकी हिंदी आती है। तो हिंदी भाषा में भी सबसे पहले ना आपकी पद्य जो प्रधान रचनाएं होती थी। अब पद्य किसे कहते हैं, तो समझेंगे गद्य और पद्य होता क्या है। देखिए, गद्य हम उन रचनाओं को कहते हैं जिसमें आपकी छंद, लय, ताल से जो मुक्त हो, यानी ना तो उसमें कोई अक्षर या वर्णों का कोई लिमिटेशन हो, ना उसमें किसी गाया जाए उसमें ना कोई ताल हो, ऐसी रचना को हम गद्य कहते हैं। ये जैसे सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें ना तो आपको गेयता दिखेगी ना ही कोई छंद दिखेगा, तो इस तरीके की रचना गद्य कहलाती है। और इसके अपोजिट पद्य क्या होता है, पद्य में छंद, लय, ताल से युक्त रचना जिसको गाया जा सके उसे हम पद्य कहते हैं। जिसे कविताएं भी आप कह देते हैं, पद्य का ही एक रूप आपका कविता होता है ना। तो अब हमें, आप 12th क्लास में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का विकास हमारा कैसे कैसे हुआ है। तो इसी में हिंदी के विकास परंपरा में सबसे पहले हम देखते हैं कि पद्य प्रधान रचनाएं होती थी, यानी जिन्हें गाया जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास मुद्रण टेक्निक नहीं थी, है ना, प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी। तो हम क्या करते थे, हमें चीजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बता करके ट्रांसफर करना होता था।
तो हम ऐसी रचनाएं बनाते थे जिनको गाया जा सके, क्योंकि गाने वाली चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। तो ऐसे टाइम पे पद्य प्रधान रचनाएं होती थी, और जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग तकनीकें आई और समय आगे आगे बढ़ा, तो हमने गद्य में भी, हिंदी में गद्य रचनाओं का भी विकास हुआ। इसी विकास को हमें इसमें पढ़ना है। अब इसमें से आपके बेटा 5 प्रश्न बनेंगे। हिंदी गद्य के विकास में आपको एक तो इनका उद्भव कहाँ हुआ, फिर विकास में आपको शुक्ल युग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, और हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं यानी निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सारे ही आपकी गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, इनको पढ़ना है। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 प्रश्न। ये प्रश्न कैसे होंगे? ये आपके एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू होंगे यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उस चारों में से आपको एक सही उत्तर लगाना होगा। तो ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे यहाँ 5 प्रश्न बनेंगे, हर प्रश्न का 1 नंबर होगा, तो 5 नंबर आपके इस टॉपिक से पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा काव्य साहित्य का विकास, यानी कि पद्य का विकास। यानी कि पहले हमने गद्य का विकास देखा, फिर पद्य का विकास किस क्रम में हुआ, ये भी आपका टॉपिक है। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदु युग, या छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, ये भी यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। ये भी आपके एमसीक्यू होंगे और 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 5 नंबर यहाँ से हो गए। तो गद्य के विकास से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पद्य के विकास से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके 10 नंबर यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। अब जो आपकी हिंदी की किताब है, हिंदी की किताब में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो गद्य प्रधान हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो पद्य प्रधान हैं। तो इन चैप्टर्स में से आपको एक गद्यांश आपको करना होगा, यानी आपको 2 गद्यांश एग्जाम में दिए होंगे। एक गद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो यानी एक गद्यांश पर आधारित 10 अंक आपके यहाँ पर बनेंगे। और पाठ्यक्रम में निर्धारित, और जो आपके चैप्टर्स पद्य वाले होंगे बुक में, उन्हीं में से पढ़े हुए पाठों में से ही आपके 2 पद्यांश आपको दिए होंगे। दोनों पद्यांशों में से एक पद्यांश आपको करना होगा, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 10 अंक ये हो गए, यानी 30 नंबर यहाँ तक आपके हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाते हैं? 30 नंबर। 5 नंबर गद्य के विकास से, 5 नंबर पद्य के विकास से, 10 नंबर आपके गद्यांश से 5 प्रश्न बनेंगे, और 10 नंबर आपके पद्यांश से। 30 नंबर हो गए अब तक। अब देख लेते हैं संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी आप पाठ पढ़ेंगे वो किसी ना किसी के द्वारा लिखा गया है, तो उन्हीं पाठों के जो लेखक हैं, उन लेखकों में आपके पास 3 लेखक दिए होते हैं एग्जाम में। इन 3 लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय यानी उसका जीवन, उसका जन्म कहाँ हुआ है ना, उसकी मृत्यु कहाँ हुई, उसकी शिक्षा कहाँ हुई, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, उसने अपने जीवन काल में साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कोई पुरस्कार अगर उन्हें मिला है तो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया, और अंत में उनका पूरे संपूर्ण हिंदी साहित्य को क्या योगदान रहा, इन सब चीजों को हम लिखते हैं। इसी प्रकार आपके जो बुक में लेखक है उन्हीं पर एक क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, और आपके जो पद्य है उसमें कवि जो है, कवि पर भी एक साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जाता है, ये भी 5 नंबर का। तो ये आपके हो जाते हैं 40 नंबर। अब है आपकी कुछ कहानियां लगी हुई हैं। इस कहानी में से आपके किसी पात्र का चरित्र चित्रण है ना, या आपकी कहानी की कथा वस्तु, सारांश, इस तरीके का प्रश्न बनता है, और ये भी आपके 5 नंबर का हो जाता है, यानी 45 नंबर। और एक आपका खंड काव्य। अब यूपी बोर्ड में खंड काव्य में भी एक स्पेशल बात है, वो क्या है कि जिले वाइज आपके खंड काव्य बटे हुए हैं। ठीक है, आपका जो जिला होगा उस जिले के अनुसार आपको खंड काव्य पढ़ना है। इस खंड काव्य में भी जो है आपका, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके खंड काव्य की विशेषताएं पूछ सकता है, उसमें कोई प्रमुख पात्र है तो उसका चरित्र चित्रण करना, या कोई आपकी प्रमुख घटना है तो उसका वर्णन करना आपको आ सकता है। ये भी आपके 5 नंबर का होगा।
तो ये आपके 50 नंबर का खंड क होता है। ठीक है, आपका जो पेपर है ये 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क हमने देख लिया, अब हम चलते हैं खंड ख की तरफ। जो खंड ख है, बाकी 50 नंबर कहाँ से आएंगे आपके? खंड ख से। खंड ख में क्या है? तो खंड ख में आपके इसमें संस्कृत का एक गद्यांश आपको दिया होगा, और ये गद्यांश कैसा है? ये भी आपका पढ़ा हुआ गद्यांश है, यानी जो मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगी। आपकी बुक में ऑलरेडी वो गद्यांश दे रखे हैं, वो पाठ दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ करके उसका सार ले लेना है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यानी एक गद्यांश का संस्कृत से आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, और इसी प्रकार आपके एक संस्कृत के किसी श्लोक का, वो भी आपके पढ़े हुए श्लोकों में से ही, पद्यों में से ही कोई हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। ये भी आपके 7 नंबर का आपका गद्यांश अनुवाद करना है, 7 नंबर का आपको पद्यांश श्लोक का अनुवाद करना है। इसके अलावा संस्कृत से और क्या पूछता है? तो संस्कृत में आपके पढ़े हुए पाठों में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो यानी 4 नंबर। तो यही आपका 14 + 4 18 नंबर का तो सीधे सीधे संस्कृत के पढ़े हुए पाठों में से बन रहा है। अभी आगे भी पूछेगा। आगे आपके काव्य संदर्भ सौंदर्य के तत्व 10वां क्वेश्चन होता है आपका, जिसमें आपको छंद, अलंकार और रस, यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। रस से 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे, अलंकार से 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे, और 2 नंबर आपके छंद से बन जाएंगे। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य वाला आपका 10वां प्रश्न, जिसमें आपके 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार आता है। और 11वां प्रश्न जो है आपका, ये आपका निबंध का प्रश्न है। ठीक है, निबंध का आपका 9 नंबर, निबंध और पत्र लेखन, ये ऐसे टॉपिक है, निबंध और पत्र लेखन, जो कि आपकी एक तो आपके दिमाग में इनका पैटर्न जो है फिक्स होना चाहिए कि निबंध का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और पत्र लेखन का क्या पैटर्न होता है, औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। और जितनी ज्यादा इनमें प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इसमें मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये जो आपका निबंध 9 अंकों का होगा। फिर संस्कृत व्याकरण से जो है आपका 12वें और 13वें नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 नंबर की आपकी संधि पूछी जाएगी। संधि के जो ये वाले सूत्र दे रखे हैं, इनको मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी। समास से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके, प्रत्यय से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, और 2 नंबर आपके विभक्ति परिचय से आएंगे। विभक्ति परिचय में आपका शब्द रूप और धातु रूप दोनों आ जाता है। और लास्ट प्रश्न हमारा कैसा होगा? पत्र लेखन का। और पत्र लेखन क्या है आपके? पत्र लेखन जो है 8 नंबर का पत्र लेखन आएगा। इस तरीके से आपके पेपर में 14 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, पेपर में आपको दिखा देती हूं। सबसे पहले एक बार हम, अगर आपका खंड क है जिसमें गद्यांश और पद्यांश लगे हुए हैं, तो साहित्यिक हिंदी वालों को क्या पढ़ना है और सामान्य हिंदी वालों को क्या पढ़ना है, इसको देखेंगे। देखिए, आपकी जो गद्य हेतु जो पाठ्य जो दे रखे हैं, आपके चैप्टर्स दे रखे हैं, वो है एक तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, गद्य से है ये सारे। और आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में अशोक के फूल, प्रगति के मानदंड, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श, भाग्य और पुरुषार्थ और निंदा रस। अब इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये सिर्फ आपके साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ने हैं। ये जो अलग से आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये आपके सिर्फ साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ने हैं, जबकि जो बाकी है, जो आपके व्हाइट पेन में दिख रहा है आपको, ये आपको सामान्य हिंदी वाले यानी आपके सभी बच्चों को पढ़ने हैं। साहित्यिक हिंदी वालों को ये एक्स्ट्रा पढ़ने हैं 2 चैप्टर। इसी प्रकार पद्य में भी जो आपके सामान्य पेन से हैं वो तो सभी को पढ़ने हैं, लेकिन जो हाईलाइट कर रखे हैं जैसे भारतेंदु, जगन्नाथ दास, इन दोनों को हाईलाइट कर रखा है, निराला को हाईलाइट कर रखा है, और आपके सच्चिदानंद को। तो ये आपके सिर्फ साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे, बाकी सामान्य हिंदी वाले तो सारे जो व्हाइट पेन से दे रखे हैं ये सामान्य हिंदी वाले पढ़ेंगे।
ठीक है। संस्कृत में भी और जो विविध है, जो विविधा में है, ये भी आपके जो है साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। और कथा साहित्य के लिए, कथा साहित्य में भी ये जो दो हाईलाइट करके दे रखे हैं ये साहित्यिक हिंदी वाले हैं, जबकि बाकी कैसा है, बाकी आपका सामान्य हिंदी वाला। अब ये आपके जो है जिले वाइज खंड काव्य, मैंने बोला था आपको जिले वाइज खंड काव्य लगे हुए हैं, तो यहाँ आप अपने जिले का नाम देख करके कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ काफी बच्चों के मैंने कमेंट देखे कि संधि को हटा दिया गया है, तो मैं आपको कल चेक करके कंफर्म करती हूँ। ठीक है, अभी जो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया उसमें आपकी संधि थी, बाकी अगर आप लोग बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि संधि हटा दी गई है तो मैं आपको कल एक बार दोबारा से देख करके कंफर्म करूंगी। ठीक है, यहाँ से जो है आप अपना खंड काव्य देख लेंगे कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। और संस्कृत में भी ऐसा ही कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं जो साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ने हैं। ठीक है, संस्कृत की पुस्तक है आपकी दिग्दर्शिका, जिसमें आपके ये जो व्हाइट पेन वाले चैप्टर हैं ये सामान्य हिंदी के हैं, जो हाईलाइट है ये सिर्फ साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे, ये आपके एक्स्ट्रा हैं। ये साहित्यिक हिंदी वाले व्हाइट पेन वाले तो पढ़ेंगे, साथ में जो ये हाईलाइट करके दे रखा है इनको एक्स्ट्रा साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना है। ये आपके सामान्य हिंदी के हो गए, ये आपका साहित्यिक हिंदी का। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें आप जिस भी आप कॉमर्स के हैं या आपके साइंस के हैं तो आप सामान्य हिंदी के टॉपिक्स को नोट कर लेंगे, सिलेबस को अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, देख लीजिए पेपर का पैटर्न क्या है, और जो आपके साहित्यिक हिंदी वाले हैं वो भी अपना सिलेबस नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोगों की क्लासेस कैसे चलेंगी, आप कहेंगे कि साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ाया जाएगा या सामान्य हिंदी वालों को पढ़ाया जाएगा, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो कॉमन टॉपिक है सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे जो कि कॉमन है, यानी सामान्य हिंदी वालों को भी पढ़ने हैं और साहित्यिक हिंदी वालों को भी पढ़ने हैं। जब आपकी सामान्य हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो जो साहित्यिक हिंदी वालों के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, गद्य के कुछ पार्ट एक्स्ट्रा हैं, पद्य के कुछ पार्ट एक्स्ट्रा हैं, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा हैं, तो उनको फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सामान्य हिंदी के ओवरऑल सिलेबस को कवर कर लेंगे। अब ये आपके पेपर का पैटर्न देख लेंगे। मैंने क्या कहा था, पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला जो प्रश्न है ये पहले प्रश्न में यानी गद्य के विकास से, गद्य के विकास वाले टॉपिक से 5 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके पास आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2, 3, 4 और 5, ये 5 प्रश्न बने गद्य के विकास से। अब यहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे आपके पद्य के विकास से। ठीक है, 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इस तरीके का आपका 5 प्रश्न बन गए। फिर आपका कोई गद्यांश दिया होगा, गद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न, और हर गद्यांश में देखिए पहला प्रश्न होता है गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो अगर आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कर लिया है ना, तो आपके जो है इसमें से 6 नंबर यानी 2 इस वाले का, 2 आपके पद्यांश के और आपके 2 आपके संस्कृत से, 6 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर आपको सिलेबस भी याद है। तो यहाँ पर हर प्रश्न में आपके पाठ का शीर्षक का नाम और उसके लेखक का नाम हर गद्यांश में दिया रहता है। तो 5 प्रश्न ये बन गए जो कि 10 नंबर के हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका। फिर अथवा में दिए होते हैं 2 गद्यांश जिसमें से किसी एक को अटेम्प्ट आपने करना होता है। इसी प्रकार आपकी जो पद्यांश है यानी जो आपकी कविताएं हैं, पद्य है, यहाँ पे भी आपको 5 प्रश्न दिए होंगे। इसमें भी देखिए पहला प्रश्न है पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखिए, तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न होंगे और ऑप्शन में आपके पास दूसरा पद्यांश भी होगा जिसमें से एक पद्यांश आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब हम चलते हैं, हाँ अब नेक्स्ट प्रश्न था कि आपको 3 लेखक दिए होंगे जो कि आपके पढ़ाए गए पाठों के ही लेखक होंगे। उनमें से 3 लेखक दिए हैं जिसमें से किसी एक लेखक का कंप्लीट साहित्यिक परिचय आपने एग्जाम में करना है। ठीक, और इसी प्रकार आपके पद्यांश में भी
जो आपके पढ़ाए हुए पद्यांश हैं उसी के कवियों में से एक कवि का जो है आपको साहित्यिक परिचय देना है। ठीक, ये आपके कथा वस्तु कहानी में से आधारित प्रश्न हो गए, पंचलाइट और बहादुर कहानी में आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। फिर आपके खंड काव्य, खंड काव्य में भी अलग अलग जिले के अलग अलग खंड काव्य हैं, तो आपको यहाँ पर भी अथवा अथवा करके दिख जाएगा, जो भी आपके जिले में लगा हुआ है उस खंड काव्य के आधार पर जो है यहाँ आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब देख लेते हैं खंड ख। ठीक है, खंड ख में क्या है? खंड ख में भी आपका एक संस्कृत का गद्यांश है जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर दिलाएगा आपको। ये भी आपके 2 गद्यांश होंगे, किसी एक गद्यांश का आप करेंगे। ठीक, फिर आपका श्लोक, 2 श्लोक होंगे, किसी 2 श्लोक में से किसी एक श्लोक का हिंदी अनुवाद, ये भी आपके 7 नंबर का होगा। फिर आ जाता है आपका इनमें से, इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको करना है और ये आपके 4 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक, फिर है आपका रस, रस से 2 नंबर हो जाएंगे, छंद से 2 नंबर हो जाएंगे और अलंकार से 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका निबंध, निबंध में भी आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है और 9 नंबर आपके निबंध में। फिर है आपका संधि विच्छेद से प्रश्न, संधि विच्छेद से आपके प्रश्न 3, 2 आपके समास से प्रश्न बन जाते हैं, शब्द रूप, धातु रूप, संस्कृत से शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय और ये आपका विभक्ति संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब ये आपका दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए कि ये आपका जो है पेपर परिचय है, साहित्यिक परिचय में कितनी कृतियां लिखनी होती है प्रमुख। अगर आप 6 से 7 याद कर लीजिए और एग्जाम तक आपको 3-4 ही याद रहने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आप 6-7 याद करेंगे तब एग्जाम में 3-4 आपको याद आएंगे, तो प्रमुख 6-7 या 6 रचनाएं याद कर लीजिए, एग्जाम में 3-4 डाल दीजिए, इतना काफी होता है। क्योंकि 80 शब्दों में ही लिखना है साहित्यिक परिचय, तो 80 शब्द में तो उसकी शिक्षा, उसका माता पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसकी मृत्यु की तिथि, उसका साहित्यिक योगदान, बहुत सारी चीजें हो जाती, तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो 80 शब्द आपके कंप्लीट हो जाते। ठीक है, बिहार बोर्ड को देखिए, बिहार बोर्ड का जो व्याकरण की चीजें हैं ये तो सेम रहेंगी, लेकिन चैप्टर्स उनके बिल्कुल अलग है। ठीक है, गद्य पद्य के पाठ बिहार बोर्ड के अलग हैं। अगर लास्ट में समय बचता है तो सारांश टाइप का हम बिहार बोर्ड के बच्चों के चैप्टर्स का ला सकते हैं, लेकिन वो दिसंबर के टाइम पे सोचेंगे। ठीक है, लेकिन व्याकरण की चीजें आपके बिहार बोर्ड वालों की भी सेम ही रहेंगी। ठीक, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय को ही देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, आज हम देख लेते हैं आज हमारा टॉपिक साहित्यिक या आप कहते हैं जीवन परिचय। ठीक है, अब इसका भी बच्चे एक पैटर्न होता है। ठीक है, कौन सी बातों को आपको लिखना है, कौन सी बातों को छोड़ना है, एक पैटर्न बना लीजिए। जो भी लेखक का, जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, हर लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हमें इसी पैटर्न के हिसाब से, इसी क्रम में आगे चलाना है। ठीक है, बाहरी खाका वही रहेगा, अंदर की चीजें उसमें बदल दी जाएंगी। तो एक पैटर्न आपके दिमाग में जीवन परिचय का फिक्स करवा देंगे और इसी तरीके से आपको क्या करना है, निबंध का क्या पैटर्न होता है या पत्र लेखन का क्या पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ध्यान रखना है अंदर की विषय वस्तु पर। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें हमें आ जाएंगी। ठीक है, तो जब भी हम साहित्यिक परिचय की बात करेंगे तो साहित्यिक परिचय की सबसे पहले हम भूमिका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? भूमिका। भूमिका क्या होती है? तो भूमिका में किसी भी कवि का सबसे पहले हम लिखेंगे उसका जन्म, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका परिवार का क्या परिचय है, उसके परिवार का परिचय। ठीक है, परिवार का परिचय, उसके माता पिता का नाम अगर पता है तो ये डालेंगे। और क्या, उसकी शिक्षा, उसकी शिक्षा,
ये आपके सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो कि आपके सबसे पहले आते हैं। ठीक है, संस्कृत नहीं आते मैम, संस्कृत में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी के बड़े भाई बहन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि टीचिंग चैनल पर जो आपके टेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मैं संस्कृत काफ़ी टाइम से 2-3 सालों से पढ़ा रही हूँ, तो संस्कृत का तो बहुत अच्छा अनुभव है। तो आपको सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसान भाषा में आपके तरीके से समझा दी जाएंगी। तो जो भी बच्चे संस्कृत को लेकर डरते हैं या घबराते हैं तो बिल्कुल उस डर को तो छोड़ ही देना है। ठीक है, सिर्फ क्लास भी अगर आप रोज के रोज क्लास से जुड़े हैं ना तो 95 प्लस तक स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। हम एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे, यानी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं करना हमें। हम चाहें तो आपको एग्जाम से एक हफ्ते पहले भी ऐसी चीजें बता सकते हैं जिनको पढ़ करके आप 80 प्लस स्कोर कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिलेबस के हर पॉइंट को समझें, है ना, वो चीजें आपके दिमाग में जाएं, क्योंकि ये काफी ये आपकी एक नींव तैयार हो रही है। 12th क्लास आपकी आखिरी क्लास है स्कूल की, इसके बाद आप कॉलेज स्टूडेंट बन जाएंगे, है ना। तो इसमें आपकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम पूरे सिलेबस के एक एक बिंदु को अच्छे से समझेंगे, आपकी नींव पर काम करेंगे। उसके बाद मेरा टारगेट है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है पूरा करा दिया जाए। उसके बाद जनवरी में हम अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, 10 ईयर्स सॉल्व करें, जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, बोर्ड की कॉपियां लिखी कैसे जाती हैं, कौन से बच्चे हैं जिनके जो है 100 में से 100 स्कोर आ रहा है, 100 में से 95, 97 नंबर लेके आ रहे हैं, वो ऐसा क्या लिखते हैं कि उनके इतने ज़्यादा नंबर आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो आप लोगों को बस क्लासेस से जुड़े रहना है और मेहनत करने के लिए कमर कस लेनी है, क्योंकि यही वो क्लास है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अभी तक पढ़ना लगता होगा कि सबसे ज़्यादा सीरियसनेस जो है ना बोर्ड वाले बच्चे को ही रहती है। क्योंकि मैंने भी आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुकी हूँ। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जिस क्लास में मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा वो थी आपकी 12th क्लास। तो ऐसा ही आपके जीवन में भी रहने वाला है, और अगर हम 12th क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे जो है हमें पढ़ने की बहुत खास ज़रूरत भी नहीं होती, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है और कॉम्पिटिशन में भी फिर आगे आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। तो अब हम बात करते हैं भूमिका। कह रही थी मैं, अगर साहित्यिक परिचय से प्रश्न बन रहा है आपका तो साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय में सबसे पहला पॉइंट हमारा भूमिका। ठीक है, भूमिका में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि कवि का जन्म कब हुआ, उसके जन्म का स्थान क्या था, उसके माता पिता के बारे में कोई सूचना है तो वो लिखते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, उनकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई, ये लिखते हैं, और उनका जो है नौकरी या पेशा, नौकरी कह सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की नौकरी की, ये उनकी या उनका पेशा क्या रहा, वो पूरी तरीके से आपके सिर्फ साहित्य को ही समर्पित थे या आपके कोई प्रोफेसर थे, आचार्य थे, या आपके किसी विभाग के अध्यक्ष थे, ये सारी जानकारी हम इसमें पढ़ लेंगे। ये सारा आपका पार्ट होगा भूमिका का। फिर आ जाता है आपका मिडल पार्ट। ठीक है, बीच के पार्ट में हम लिखते हैं उनका साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय। साहित्यिक योगदान क्या रहा उनका, साहित्यिक योगदान क्या रहा, इसमें हम क्या करेंगे, उनकी कृतियां, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कृतियां। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, ये वाला पार्ट आ जाता है इसमें आपके बीच वाले एरिया में। ठीक है, साहित्यिक परिचय में। फिर हमारा एक आता है भाषा शैली उनकी कैसी थी। हर लेखक या कवि के परिचय में हम यही पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले भूमिका में हम उनके पर्सनल जीवन यानी उनका पहला, उनके जन्म, उनका स्थान, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा और वो किस नौकरी में कार्यरत थे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है, और नेक्स्ट आपकी भाषा शैली, या भाषा शैली में हम देख लेंगे कि कोई भी लेखक है वो एक से अधिक भाषाओं को जानता है, तो उनका कौन कौन सी भाषाओं को जानते हैं वो, यानी उनका भाषा ज्ञान, है ना। उनके लिखने की शैली कैसी है, वो कैसे शब्दों का चयन करते हैं,
उनके शब्दों का चयन कैसा है। आसान, कुछ लेखक होते हैं जो बहुत ही आसान शब्दों में अपनी बात को रखते हैं, कुछ थोड़े सा मुश्किल कर देते हैं, जटिल कर देते हैं। कुछ की भाषा जो है आपकी संस्कृत निष्ठ होती है, कुछ की उर्दू निष्ठ होती है, वो उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हर आपके लेखक का राइटिंग स्टाइल जो है, लेखन शैली जो है वो डिफरेंट होती है। तो इनके शब्दों का चयन कैसा होगा, है ना। इनकी शैली आपकी बहुत तरह की होती है। जैसे मैं बोलूं तो विचारात्मक शैली होती है, विचारात्मक शैली होती है ना। वर्णनात्मक शैली होती है, वर्णनात्मक शैली होती है। भाव प्रधान शैली होती है, भाव प्रधान शैली होती है। गवेषणा प्रधान शैली होती है, और आपकी उद्धरण, ऐसे बहुत सारी शैलियां आपकी होती है। तो जिस भी लेखक को हम पढ़ रहे हैं, इसमें किस शैली में ये लिखते हैं। जैसे अगर हम आपके पहले हम पढ़ने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल को आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका राष्ट्र का स्वरूप पाठ के लेखक हैं, पहला ही चैप्टर है आपकी बुक में। तो उनकी जो शैली है हम कहते हैं कि विचारात्मक शैली है। विचारात्मक शैली है यानी वो जो भी लिखते हैं उसमें विचारों की प्रधानता है। विचार क्या होता है, विचार जब बहुत चिंतन मनन करके जब हम किसी बात को प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे विचार हैं। तो इनके उसमें जो है विचारों की प्रधानता है। अगर हम किसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक घटना को वर्णित करते हुए फैक्चुअल डेटा के साथ कुछ चीज लिखते हैं तो उसको वर्णनात्मक शैली कहते हैं। जहां पर हमारे रस की प्रधानता, भाव की प्रधानता होती है, ऐसी शैली को हम भाव प्रधान शैली कहते हैं। और गवेषणा होती है खोजपूर्ण शैली, जब हम कुछ चीज की खोज करते रहते हैं, इस प्रकार की शैली आपकी गवेषणात्मक होगी। और उद्धरण शैली होती है कि अपनी बात को किसी पुराने लेखक या आपके साहित्य की बात से कोट कर देना, उद्धरण दे देना, और उसके बाद अपनी बात की ऑथेंटिसिटी दिखाना, इसको हम उद्धरण शैली कहते हैं। ठीक है। तो भाषा शैली में हम देखेंगे कि जिस भी कवि के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी राइटिंग स्टाइल, उसकी भाषा शैली, उसकी लेखन शैली किस प्रकार की रही है। ठीक। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम निष्कर्ष में जो है उनके बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें, उनकी कुछ तारीफ, जैसे हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। ये हर लेखक के उसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा निष्कर्ष में, हर लेखक कवि में आ जाएंगे कि इनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य की परंपरा को समृद्ध बनाया। तो ये क्या आएगा, ये ऐसा पैटर्न है जो हर किसी में फिट हो जाएगा। ठीक है, कि इनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य की परंपरा को समृद्ध बनाया। इनकी भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट थी। ये लाइन भी सबके उसमें आ जाएगी। इनकी भाषा कैसी थी, सरल थी, सरल, सहज, सुबोध, स्पष्ट, प्रवाहपूर्ण थी। ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से हमारे हर किसी के साहित्य परिचय का यानी साहित्यिक परिचय के हमारे ये मुख्य बिंदु रहेंगे। ठीक है, किसी भी कवि या लेखक का हम साहित्यिक परिचय देखेंगे तो उसमें यही पैटर्न फॉलो होगा कि सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसके साहित्यिक योगदान जिसमें हम उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी, फिर हम उनकी भाषा शैली की बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई उन्हें पुरस्कार वगैरह मिला है तो पुरस्कार की बात भी हम कर सकते हैं। ठीक, और कोई उल्लेखनीय कार्य हो, कुछ विशेष बात हो तो इसकी चर्चा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा किया गया हो। और लास्ट में निष्कर्ष हम कुछ
पॉजिटिव लाइनों के साथ देते हैं, ये हमारे साहित्यिक परिचय का पैटर्न रहता है। अगर इस पैटर्न को आपने फॉलो कर लिया तो आपके साहित्यिक परिचय में 5 में से 5 नंबर कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए इस पैटर्न में ही आज हम सबसे पहले जानते हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवनी को। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवनी को देखेंगे हम। वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन में की जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय संस्कृति की पॉइंट्स बता रही हूं आपको। भारतीय प्राचीन संस्कृति, भारतीय प्राचीन संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान थे। ये पुरातत्व के विद्वान थे। इनकी विशेष रुचि जो थी ना, इनकी विशेष रुचि हमारी प्राचीन परंपरा में थी। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में इनकी रुचि थी, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति की संस्कृत से जो बनी है आपकी, यानी हमारी प्राचीन भारतीय जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। तो इससे हमें क्या बात पता चली कि ये कौन सी भाषाओं के विद्वान होंगे। तो इनकी जब प्राचीन भारतीय संस्कृति को जानने में रुचि है तो इनको संस्कृत भाषा बहुत अच्छे से आती थी। संस्कृत के जो रूप बदले आगे, पाली प्राकृत है ना, और हिंदी में तो इनका अपना योगदान है ही। तो ये की पॉइंट्स हैं कि इनकी पुरातत्व और प्राचीन भारतीय संस्कृति में विशेष रुचि थी। तो हम कह सकते हैं कि इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। अब इनका समय क्या था, एक समय बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कवि का कि वो किस समय में हुए, उनके समय में देश काल की परिस्थिति क्या थी। तो इनका जो जन्म है ये 7 अगस्त को होता है, 7 अगस्त 1904 में इनका 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो यानी इनका समय क्या है, इनका समय है 1904 से लेकर के 1967 ईस्वी तक। यानी कितने साल रहे ये, कितने साल जीवित रहे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका जीवन काल कितने समय का रहा। ठीक, और क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के, मेरठ जिले के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। के खेड़ा, ठीक है, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। ये इनका जन्म स्थान हो गया। ठीक है, समय हमने इनका देख लिया। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई। तो हम देखेंगे कि जो इनकी शिक्षा है, शिक्षा के बारे में हम क्या लिखेंगे कि जो इनकी शिक्षा है, इस शिक्षा में जो इन्होंने बीए की डिग्री इन्होंने आपके काशी विश्वविद्यालय से ली, काशी विश्वविद्यालय से ली, काशी विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय से ली। एमए की डिग्री, एमए फिर पीएचडी, उच्च शिक्षा जो है इनकी पीएचडी और डीलिट। ये जो इनकी शिक्षा है ये लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई। ठीक है, कहाँ से हुई, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हुई। तो हमने भूमिका देख ली। भूमिका में हमने क्या क्या देखा, भूमिका में देखा हमने इनका समय क्या रहा, है ना, इनका जन्म स्थान क्या रहा और इनकी शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, ये हमने देख लिया।
ठीक है, भारतीय प्राचीन संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान थे, इसीलिए इनको संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी की बहुत अच्छी जो है भाषा की इनकी पकड़ थी। प्रकांड विद्वान थे वो इन भाषाओं के। इनकी शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश, और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में होता है। बीए ये काशी विश्वविद्यालय से करते हैं, एमए, पीएचडी, डीएलएड ये कहाँ करते हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से। और इनका शोध विषय क्या होता है? शोध विषय होता है इनका, अब इनकी रुचि जब भारतीय प्राचीन संस्कृति में है, तो भारतीय प्राचीन संस्कृति में रुचि होने के कारण इनका शोध विषय भी आप देखेंगे तो क्या था? पाणिनि कालीन भारत। क्या है? पाणिनि कालीन भारत। पाणिनि आपको पता है, पाणिनि कौन है? तो पाणिनि जो है आपके संस्कृत के महान वैयाकरण हैं, जिन्होंने संस्कृत को एक व्यवस्थित व्याकरण दिया, संस्कृत भाषा को व्यवस्थित किया, वो है पाणिनि। तो संस्कृत के आचार्य पाणिनि में, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में रुचि होने के कारण इनका शोध विषय, जो कि आपकी पीएचडी में, जिस पीएचडी की उपाधि या डीलिट की उपाधि कब मिलती है? जब हम कोई रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, यानी कुछ खोजते हैं। रिसर्च में हम क्या करते हैं? खोजते हैं चीजों को। तो उनका जो टॉपिक था वो यही था कि पाणिनि कालीन भारत कैसा था, ये इनका शोध विषय था। ठीक है, तो ये थे इनके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। जन्म तिथि हमने देख ली, जन्म स्थान हमने देख लिया, मृत्यु तिथि देख ली, और मृत्यु स्थान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया है, वाराणसी। और मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी? 63 वर्ष। 1904 से लेकर के आपकी 1904 से लेकर के जो है आपकी 67 तक आपके 19 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अब इनकी तस्वीर भी देख लीजिए भाई, है ना। ये है इनकी फोटो आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल की, जो कि उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होते थे, तो इस तरीके की इनकी फोटो है। अब आज की तरह तो है नहीं ना, फिल्टर विल्टर में दिखाएंगे आपको, है ना। वैसे हम एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई ना कोई फिल्टर तो लगा सकते थे, लेकिन हम बिना फिल्टर के लेके आए। ठीक है, तो देखना है इनको ध्यान से, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये हमारे पास बेसिक जानकारी है, इसी के आधार पर हम लिख लेते हैं। ये आपके की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, की पॉइंट्स के आधार पर हमने क्या लिखा, आपके अगर दिमाग में की पॉइंट्स है तो आंसर आप जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे। क्या है कि डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसीलिए इनकी शिक्षा कहाँ हुई? लखनऊ में ही हुई। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनमें इन्होंने पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। डीलिट की उपाधि भी इन्होंने यहीं से प्राप्त की। कौन कौन सी भाषाओं को जानते थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का इन्होंने गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वानों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ये सारा इनका, और इन्होंने कहाँ कहाँ पर कार्य किया, इनकी नौकरी इन्होंने कहाँ कहाँ पर की वो दे रखा है। तो अब ये पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग में सबसे पहले ये आचार्य रहे और विभागाध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा इन्होंने फिर नेक्स्ट इनकी जॉब थी लखनऊ तथा मथुरा में, तो यहाँ पर भी इन्होंने पुरातत्व संग्रहालयों में ही जो है अपना, वहीं पर जो है आपके निरीक्षक बने रहे। उसके बाद लास्ट में ये केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में ही संचालक पद पर और राष्ट्रीय आपके संग्रहालय में भी अध्यक्ष पद पे। तो इनका पूरे जीवन के की पॉइंट्स कहाँ पर है? पुरातत्व एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति। इनकी नौकरी के सारे पॉइंट भी कहाँ जुड़े हुए हैं? आपकी प्राचीन भारतीय संस्कृति, पुरातत्व विभाग, संग्रहालयों में भी ये अध्यक्ष और निरीक्षक के पद पर कार्य करते रहे हैं। ठीक, इनका साहित्यिक योगदान हम लिख देंगे। ठीक है, साहित्यिक योगदान में इनकी कृतियां इंपॉर्टेंट है, कृतियां देख लेते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृतियां क्या क्या है? तो सबसे पहले इनके निबंध संग्रह,
निबंध संग्रह में आपके 6 आपको याद करने हैं, सिर्फ 6 याद रखने हैं, ठीक है। 6 में से 4 ही एग्जाम तक याद रहेंगे, अभी 6 याद करने की कोशिश कीजिए। क्या है? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा। ठीक है, इसमें पृथ्वीपुत्र ध्यान रखिए, पृथ्वीपुत्र और भारत की एकता। ठीक है, पृथ्वीपुत्र और भारत की एकता, कल्पलता और कल्पवृक्ष, इनको साथ में याद कर लीजिए। के है तो के से एक है कल्पवृक्ष, एक है कल्पलता। ठीक है, 2 ये हो गए और 2 हो गए आपके पृथ्वीपुत्र और आपकी भारत की एकता। 4 आपने याद कर लिए, 5वां कर लीजिए कला और संस्कृति और 6ठा कर लीजिए वाग्धारा। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके? तो आपके पृथ्वीपुत्र और भारत की एकता, 2 एक साथ देखी आपने, भारत की एकता, इन दोनों को साथ में ध्यान रखना है। कल्पलता और कल्पवृक्ष, के है कल्पवृक्ष, ये 2 हो गए और 2 क्या है आपके? कला और संस्कृति, कला और वाग्धारा। ठीक है, ये इनके आपके निबंध संग्रह, ये 6 निबंध संग्रह आपने याद कर लिए। और क्या है? शोध प्रबंध, आपको पता है शोध प्रबंध क्या है इनका? शोध प्रबंध है इनका पाणिनि कालीन भारत। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको कल प्रश्न पूछूंगी। आलोचना ग्रंथ है, आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। पद्मावत जो है आपकी जायसी की एक रचना है, रीतिकालीन कवि है, इनकी रचना है पद्मावत। ठीक है, इसी पद्मावत की ये व्याख्या लिखते हैं, टीका लिखते हैं, जिस पर इनको बाद में पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, और संपादन पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन भी ये करते हैं, ये इनका साहित्यिक योगदान है। और इनकी भाषा शैली पर बात कर लेते हैं, वही पैटर्न चल रहा है ना। सबसे पहले हमने इनका जन्म स्थान, इनकी शिक्षा, इनके परिवार का परिचय देखा। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा कि इनकी साहित्यिक कृतियां क्या क्या रही, और इनके अब देख रहे हैं इनकी भाषा शैली। तो भाषा शुद्ध है, परिष्कृत है, खड़ी बोली है, व्यवहारिकता है, इसमें स्पष्ट है, सुबोध है। ठीक है, सरलता है। इस प्रकार की आपको ये पैटर्न आपको इसमें फॉलो करना है। ठीक है, विचारात्मक, गवेषणात्मक, उद्धरणात्मक आदि शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया। ये सब में ही लगभग कॉमन चीजें आती हैं। निष्कर्ष में हम लिख देंगे कि अपने ज्ञान एवं श्रम से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। तो ये आपकी जो है आज की कंप्लीट क्लास आपने देखी। अब आज तो हमने सिर्फ आपके सिलेबस पर चर्चा करी है और आपके नए पेपर के पैटर्न को समझा है। आज हमने पढ़ने वाली चीजों में सिर्फ वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देखा। ठीक है, इस साहित्यिक परिचय के की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इनके की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इन की पॉइंट्स के आधार पर प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग भी मैंने दिखा दी है। इतना लंबा आपको आंसर नहीं लिखना होता। ठीक है, आपको आंसर सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है। लेकिन जब आप 150 शब्द पढ़ेंगे तब 80 शब्द आपको एग्जाम तक याद रहने वाले हैं। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ जो है की पॉइंट्स के आधार पर अपना आंसर बनाना है। और इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एप्लीकेशन पर। आपको टॉपर्स बैच जो कि आपके फ्री कोर्स वाले फोल्डर पे आएगा, वहां से आप टॉपर बैच में जाके इसकी PDF ले सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, इसके लिए आपको अपना फीडबैक, ठीक है, अपना कमेंट जरूर देना है। फीडबैक क्लास के बाद आपको कमेंट करना है और बताना है कहीं पर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या और बेहतर क्या किया जा सकता है। ये सारे सजेशंस आप क्लास के बाद देंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।